ठीक है, तो देखो आज के क्लास में जो हम लोग का मेन डिस्कशन है दैट इज ऑल अबाउट योर सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा समझ लो कि जो तुम्हारे सर्कुलर मोशन का दो हिस्सा होता है, एक होता है उसका काइनेमेटिक्स पोर्शन और एक होता है उसका लॉज ऑफ मोशन पोर्शन। तो जो लॉज ऑफ मोशन में जिसमें हम लोग फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उस फोर्सेस में तुम्हारे पास पहला कॉन्सेप्ट है सेंट्रिपिटल फोर्स किसको कहते हैं। आप बताओ सेंट्रिपिटल फोर्स किसको कहते हैं? टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लगता है, जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर काम करता है उसको आप सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं। देखिए आपकी बात जो है वो बहुत हद तक सही है, ठीक है। जैसे आपको हम कुछ इजी एग्जांपल्स पहले रखेंगे जहां आपका कहा गया बात बिल्कुल सही है, फिर हम उसमें कुछ मॉड्यूलेशन करेंगे। पहले आपका बात रखते हैं। देखिए जैसे इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पे जब ये वैन चल रहा है, जब ये पर्टिकुलर कार मूव कर रहा है, तो इस कार के सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि नीचे वाले फ्लोर के अंदर रफनेस होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कार इस पॉइंट के चारों तरफ घूम नहीं पाएगा। होता क्या है, जब ये कार मूव करने का कोशिश करता है तो टायर्स बाहर फिसलना चाहता है, तो सेंटर की तरफ काम करता है फ्रिक्शन। इज दिस क्लियर? यस सो फ्रिक्शन इज क्यों काम करता है? क्या बोले? सेंटर की तरफ ही क्यों काम करता है? क्योंकि इसको आप इधर उधर भी काम करा सकते हो, दैट डिपेंड्स कि तुम्हारा कार एक्सेलरेट हो रहा है या डिसलरेट हो रहा है। बट इजी गोइंग में अभी तुम स्टार्ट ऐसे सोचो कि कार को एक्सेलरेट मत कराओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लो। तो वैसे केस में कौन है जो सेंटर की तरफ उसको घुमा रहा है, कौन उसके वेलोसिटी को सेंटर की तरफ बेंड कर रहा है? तो फ्रिक्शन। अगर आप एक्सेलरेट करिएगा या डिसलरेट करिएगा तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ नहीं काम करेगा, उसका कंपोनेंट काम करेगा सेंटर की तरफ। क्या मेरी बात समझ में आई? यस लेकिन शुरुआत में इतना डिफिकल्ट वे से नहीं चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद इजी कॉन्सेप्ट की ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बॉडी का वेलोसिटी केवल अपना डायरेक्शन बदल रहा है। सो सर्कुलर मोशन के लिए जो नेसेसरी फोर्स है विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज फ्रिक्शन। अब यहां देखो, ये पर्सन जो पर्टिकुलर बॉल को बांध करके ऐसे सर्कल में घुमा रहा है, इसमें थ्रेड का टेंशन है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है। बोलो सही है? यस अगर कोई सैटेलाइट ऐसे प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो सैटेलाइट पे ग्रेविटेशन जो लगेगा प्लैनेट का, वो ग्रेविटेशन सेंटर की तरफ उस सैटेलाइट को खींच के रखा है। बोलो समझ में आ रहा है? यस तो अगर हम लोग इन सब का डिस्कशन करते हैं, अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रख के चलते हैं तो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ काम करता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। ये सही भी है बहुत सारी जगह, यह सब जगह सही, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप परफेक्ट वे से लेके चलना चाहते हैं तो कुछ और भी एग्जांपल्स है आपके पास। यहां देखिए, ये भी एकदम इजी एग्जांपल है। प्लैनेट को सन अपनी तरफ खींच के रखा है, हर किसी का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है जिसकी वजह से वो प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ घूम रहा है। बोलो सही जा रहे हैं? यस लेकिन जब आप इस डिफिनेशन को परफेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए आप अभी इस पर्टिकुलर बॉब को हैंग करके रखिए, लटका के रखिए। अगर आप इस बॉब को हैंग करके रखते हैं, लटका के रखते हैं, तो क्या टेंशन और एमजी बराबर है? यस अब आप क्या करो, इस बॉब को इधर खींच के छोड़ दो, ये यहां से पार करेगा v वेलोसिटी से। क्या अभी भी तुम ये महसूस कर सकते हो कि टेंशन और एमजी बराबर है? नो सर टेंशन जो है वो एमजी से बढ़ गया। बोलो सही है? यस सर अगर आप पुराने डेफिनेशन पे ही हमेशा रिलाई कीजिएगा तो आपके हिसाब से टेंशन सेंटर की तरफ काम कर रहा है। सो टेंशन इज द सेंट्रिपिटल फोर्स। इज दिस क्लियर? but that is not correct in this situation. Actually tension is greater than mg, so net force F net is actually T minus mg and which is directed towards center of the circle. Am I right? समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस So what is the basic definition of any centripetal force? दो तीन वर्ड्स।
सेंट्रिपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। लो जो पढ़ा रहे बोल रहे वो फोर्स ही नहीं होता। स्प्रिंग फोर्स हाँ है, नॉर्मल है, mg है, ठीक है, फ्रिक्शन है, एक्स वाई जेड बहुत सारा चीज पढ़ा, बॉडी का वेट है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं है। सेंट्रिपिटल फोर्स केवल और केवल बाकी सारा फोर्सेस जो हम तुमको बोले, नॉर्मल, mg, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब का वो रिजल्टेंट होता है जो सेंटर की तरफ काम करे, जिसकी वजह से बॉडी सर्कल में घूमता है। मतलब ये कि सेंट्रिपिटल फोर्स इज दैट फोर्स which is resultant of other forces which is acting towards center of the circle due to which body shows circular motion। क्या तुमको समझ में आया हम क्या बोलना चाहते हैं? यस सर। ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इसका एक फॉर्मूला है, टेंशन होता है, नॉर्मल होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, एक्स वाई जेड सब कुछ होता है। लेकिन सेंट्रिपिटल फोर्स जैसे स्यूडो फोर्स नहीं होता ना, आपको याद है ना स्यूडो फोर्स? यस सर। स्यूडो फोर्स कब आता है? जब मेरा फ्रेम एक्सेलरेट हो तो आया, जैसे ही फ्रेम का एक्सेलरेशन बंद गायब हो गया। बोलो सही है? उसी तरह अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घुमा तो सेंट्रिपिटल आया, अगर सीधा घुमा, इधर घुमा, उधर घुमा, सीधा घुमा, सेंट्रिपिटल फोर्स गायब। Centripetal force is the resultant of actual forces which is acting towards center of the circle during circular motion. Resultant of actual forces. अब यहाँ क्या है कि ये अकेला ग्रेविटेशन ही है जो सेंटर की तरफ काम कर रहा है, तो आप उस ग्रेविटेशन को एक्चुअली अकेले सेंट्रिपिटल बोल देते। आप प्रीवियस केस में देखिए, यहाँ अकेले फ्रिक्शन है तो यही फ्रिक्शन हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स, यहां टेंशन अकेले है तो टेंशन हो गया सेंट्रिपिटल। ठीक है, यहां ग्रेविटेशन है तो ग्रेविटेशन हो गया सेंट्रिपिटल। समझ गए? तो सर क्यों नहीं बोल सकते कि जो सेंटर की तरफ काम करेगा उसी को सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं? इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहां तो खाली टेंशन था सेंटर की तरफ, लेकिन सेंट्रिपिटल तो हुआ टेंशन और mg का रिजल्टेंट। तो आपको बोलना ऐसे चाहिए कि एक्चुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट जो सेंटर की तरफ काम करता है, जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर पाथ मूव करता है, उसको कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। यस। ठीक है, तो ये है सेंट्रिपिटल का। चलो भाई डेफिनेशन लिख लो थोड़ा, सेंट्रिपिटल का डेफिनेशन लिख लो। ये सब फिगर वर बना लेना, सेंट्रिपिटल का डेफिनेशन लिखो। बोले? यस सर। द रिजल्टेंट ऑफ एक्चुअल फोर्सेस, the resultant of actual forces the resultant of actual forces which is the resultant of actual forces which is acting towards center of the circle, which is acting towards center of the circle, which is acting towards center of the circle during any circular motion, during any circular motion is known as, during any circular motion is known as centripetal force, centripetal force। बोलो जी, क्लियर है? यस सर। जरा सोच के बताओ, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव,
तो यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कौन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह सर्व कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। माइनस को ये न्यूक्लियस अपने अंदर की तरफ खींचा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब एक्चुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट, एक्चुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट जो सेंटर की तरफ काम करता है, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। कहीं किसी को कोई डाउट, कोई दिमाग में रह गया हो बात कि ये बात हमको एक बार पूछ लेना चाहिए, प्लीज आस्क। क्या बढ़े आगे? ठीक, वेरी गुड। चलो आओ आगे। सेंट्रीफ्यूगल, जो सेंटर से बाहर की तरफ काम करता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। क्या बोलता है तुम? हाँ सर, सेम डेफिनेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल मे बी क्योंकि आप तो गलत कर ही देंगे सर। मस्ट नॉट बी, ओके। यस सर। देखो, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि वो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन फील कर रहा है, जिसको आप रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, 2 दिन से आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, करेक्ट ना? चाहे मेरा ये बॉडी कहीं भी हो, चाहे मेरा बॉडी कहीं भी हो, वो कम से कम ये वाला एक्सेलरेशन तो जरूर सेंटर की तरफ फील करेगा ही। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है ना? चाहे बॉडी कहीं भी हो, क्या वो इस रेडियल एक्सेलरेशन से बच सकता है? नो सर, नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। वो इस रेडियल एक्सेलरेशन से नहीं बच सकता। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो भी सकता, नहीं भी, तो हम लोग उसका बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल का, हम बात कर रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन का। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब वैसे ही है जैसे हम तुमको बताते हैं कि ये जो सर्कुलर पाथ आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको आप मान लीजिए बस। क्या मान लीजिए? बस। बस। और ये जो आप सैटेलाइट देख रहे हैं ना, बॉडी देख रहे हैं, उसको आप मान लीजिए आप खुद, योरसेल्फ। तो क्या तुम बोलोगे कि तुम जिस बस पे बैठे हो वो बस एक्सेलरेटेड है? यस सर। क्या तुम सबको को समझ में आ रहा है तुम लोग बस पे बैठा है? यस सर। यस सर। तो आप लोग जिस बस पे बैठे हैं उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं? है सर। है। तो क्या हम लोग ऐसा पढ़े थे कि हम लोग को अगर बस में बैठे और बस अगर एक्सेलरेट होगा तो बस को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे? यस सर। सूडो नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जब किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बदलना पड़ता है, इनर्शियल फ्रेम में बदलना पड़ता है, ठीक है, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्टेड टू इनर्शियल फ्रेम। तो आपको पता है कि आपको अपने ऊपर लेना पड़ता है एक शैडो फोर्स जिसका डायरेक्शन फ्रेम के, जिसका डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट में होता है। जानते हो ये बात? यस सर। इस शैडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ma। यस सर। बताओ जी, मास किसका लेते हो? अपना ना? यस सर। और एक्सेलरेशन किसका लेते हो? बस का ना? यस सर। तो आप मास अपना लीजिए, लेकिन एक्सेलरेशन जब बस का लीजिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है v²r, देन इट इज mv²r। बोले वाह वाह वाह, ये क्या हो रहा है? देख क्या हो रहा है। सेंटर से बाहर लगने वाला फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जानता है।
एक्चुअली है ना, टीचर सोचा क्या ना कि लोग को ज्यादा पढ़ाएंगे ना तो लोग समझेगा नहीं, लोग बोल देगा मास्टर है ना, मास्टर को आता नहीं। वो डर गया, वो बोला इसको ऐसा लाइन बोलो कि लोग आराम से समझ जाए, लोग को लगे भी ठीक ठाक चल रहा है। तो बोला सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल, सेंटर से बाहर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल। समझ गया? टीचर का कोई गलती नहीं हो, तुमसे थोड़ा डर गए। वो सोचे कि इनको ज्यादा बताएंगे तो लोग घोषित कर देगा मास्टर को कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो वो तुमको सस्ता सुविस्ता कॉन्सेप्ट दिए, अपना काम निकाल लिए। तो महंगा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दिमाग खर्च करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता कुछ महंगा चीज। ठीक है, स्यूडो फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केवल उसी बॉडी पे काम करता है जो सर्कुलर फ्रेम पे हो। जैसे आप एक बस पे बैठे हैं, अगर बस एक्सेलरेट होगा तभी तुम पर स्यूडो फोर्स काम करेगा। उसी तरह कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो आप ये मान सकते हैं कि वो एक्सेलरेटेड बस की तरह है, तो आप उस पे लगाइएगा स्यूडो फोर्स। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो आप ये मान सकते हैं कि वो एक्सेलरेटेड बस पे बैठा है, और आप उस पे लगाइएगा स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है ma, और उसका डायरेक्शन हमेशा होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट में। बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है, इसलिए स्यूडो फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर होता है। अब समझा? रेडियली आउटवर्ड। यस सर। और इसका फॉर्मूला होता है ma, लेकिन a के जगह पे आप v²r लिख देते हैं, इसलिए स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला हमेशा, चाहे आप बॉडी को कहीं भी भेज दीजिए, सैटेलाइट घूम के यहां आ जाए, स्यूडो फोर्स बाहर लगेगा, जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लिए, एक बार बॉडी पे स्यूडो फोर्स ले लिए आप, तो आपका वो सर्कुलर फ्रेम हो गया इनर्शियल। अब आप इस पे न्यूटन्स लॉज लगा के आप जो अननोन चाहे निकाल सकते हैं। दिमाग में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कोई डाउट क्रिएट हुआ? प्लीज आस्क। बोलो बोलो बोलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सर ये सारा केस में पॉसिबल है सर? अभी सारा केस में कौन कौन आता है? मतलब सर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों? हर जगह बिल्कुल। तुमको करना क्या है, जिस समय का स्यूडो फोर्स लिखना उस समय का भी चाहिए। शुरुआत में सर 2 मीटर से चल रहा है तो 2 ले, 3 हुआ 3 ले, 4 हुआ 4 ले, 5 हुआ 5 ले। सर जिंदगी भर 2 से ही चल रहा है, जिंदगी भर 2 ले। आगे बोलो। सर एक बॉडी पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में? हाँ बिल्कुल, यही दिखा रहे हैं। सर कार में भी लग रहा होगा? हाँ दिखा रहे हैं। देख, यहाँ पे जो एक्चुअल फोर्स का रिजल्टेंट है सेंटर की तरफ, वो सेंट्रीपिटल है, लेकिन बिकॉज आप इस पे जब मोशन डिस्क्राइब करेंगे तो आपको ये जो सर्कुलर पाथ है उसको नॉन इनर्शियल से इनर्शियल बदलना होगा, तो आप बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल बनाइएगा, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल लेकिन बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल। यहां भी हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम ऐसे ही थोड़ी ना लिख रहे हैं, हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सेंट्रीपिटल तो अलग 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 तरह का होता है। कभी ग्रेविटेशन होता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, कभी टेंशन होता है, कभी कुछ और कुछ और कुछ और, समझा? लेकिन सेंट्रीफ्यूगल का एक ही फॉर्मूला होता है, mv²r, या अगर तुम इसको ओमेगा में बदलोगे तो ये m⍵²r। Centrifugal force is always directed away from center radially outward, having magnitude mv²r और m⍵²r। ये बदलेगा नहीं, ये तो स्यूडो फोर्स है।
लेकिन सेंट्रीपिटल सिचुएशन दर सिचुएशन अलग अलग नेचर का होता है। जैसे यहाँ फ्रिक्शन है सेंट्रीपिटल, देखो सेंट्रीफ्यूगल एम ओमेगा एम बी स्क्वायर बाई आर है। टेंशन है सेंट्रीपिटल, ये एम बी स्क्वायर बाई आर है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ ग्रेविटेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये पाथ नॉन इनर्शियल कैसे हो गया सर? पाथ तो अभी भी वही है, तुम्हारा बस थोड़ी ना बदल गया। ये तो क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है कि तुमको अगर बस को एक्सेलरेटेड फ्रेम से नहीं रखा, हटाना है, तो आपको एक बाहर फोर्स बनाना पड़ता है। तुम्हारा बस किसी न्यूमेरिकल में रुक गया था क्या, कि आप माने थे कि वो रुक गया? माने थे। आप वैसे ही मानिए कि अब ये सर्कल पे नहीं है। यस सर। सुनो, सेंट्रीफ्यूगल का डेफिनेशन या लिख लो सबको एक साथ सेंट्रीफ्यूगल का। लिखो, इट इज अ शैडो फोर्स, it is a shadow force which is acting on body, which is acting on body moving on circular path, acting on body moving on circular path, having magnitude mv square by r, having magnitude mv square by r, having magnitude mv square by r, and direction radially outward and direction radially outward. बोलो जी, समझ में आया? यस सर। लेकिन अब हम कुछ ऐसा बात बोलेंगे जो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, सो बी केयरफुल। किसी भी बॉडी पे जब वो सर्कुलर पाथ पे रहता है, बहुत सारा एक्चुअल फोर्सेस काम करता है, टेंशन, फ्रिक्शन, ये सब एक्चुअल फोर्स है। इन सब का रिजल्टेंट जो सेंटर की तरफ काम करता है उसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नीट्यूड में एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, mv स्क्वायर बाई आर। हाँ, तभी बैलेंस करता। वेरी गुड। देखो, यहां पे अगर हम तुमसे बोले फ्रिक्शन किसके बराबर है, तो इसके बराबर। यहाँ टेंशन इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। जब बराबर कर लेता है तभी ना तुम बोलोगे कि अब एक्सेलरेटेड नहीं है, जबकि है वो एक्सेलरेटेड। हम नहीं बोल सकते कि वो एक्सेलरेटेड नहीं है, वो एक्सेलरेटेड है। लेकिन आप मान के चलेंगे कि वो एक्सेलरेटेड अब नहीं है, कारण आप इसको इनर्शियल मान चुके। करेक्ट ना? यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं। तो कोई बोले सर अभी तो आप बोले सेंट्रीफ्यूगल को लिखो mv स्क्वायर बाई आर। हाँ बिल्कुल, सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स में हम कोई फॉर्मूला नहीं लिखा सकते, क्योंकि हर बार वो बदलेगा। कभी फ्रिक्शन, कभी टेंशन, कभी ग्रेविटेशन, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कभी XYZ कुछ भी। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल तो हमेशा होगा mv स्क्वायर बाई आर या m ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो समझा? यस। लिखो नीचे स्टेटमेंट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
is numerically equals to centripetal force in all cases. In all cases. सही है? यस सर। चलो, ये था आज के बाद कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन डर इस बात का होता है ना कि ये कॉन्सेप्ट एकदम 110% सही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए फिर से आपसे कोई अगर पूछेगा तो आप यही बोलिएगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहते हैं जो सेंटर की तरफ काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल उसको कहते हैं जो सेंटर से बाहर काम करता है, क्योंकि तुमको हमेशा इजी वाला चीज ज्यादा पसंद आता है कंपैरिजन टू सही वाला। ठीक है, बाकी आपका चॉइस है, आप देख लीजिएगा आपको क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। आगे बढ़े। यस सर। अब हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई व्हीकल किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, हमारे पास कैसा सर्कुलर पाथ है भाई, तो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस सर्कुलर ट्रैक। रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक मान लो, उस पे कोई गाड़ी घूम रहा है, देख रहे हो फिगर? यस सर। तो जब ये कार इस पे मूव कर रहा है, जब ये कार इस पे मूव कर रहा है तो इसका डायग्राम देखो, हेडलाइट इधर है मतलब इधर आ रहा है। क्या फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है अंदर की तरफ? बोलो बोलो। यस सर। फ्रिक्शन काम कर रहा है अंदर की तरफ। क्या बाहर की तरफ लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r? यस सर। ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल, जमीन के नीचे लग रहा है mg। यस सर। काय जी थक गया क्या तुम लोग? नहीं सर। अरे लग रहा है 2-3 गो है ना, ऐसे थक गया है, कुछ बोल भी नहीं रहा है, खाली कहानी सुन रहा है। नहीं सर। नाज समझ में आ रहा? नाज? यस सर। दामिनी? यस सर। आयुष? यस सर। कृतिक कोमल? यस सर। और आयुष कुमार? चलो ठीक, कहीं नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। हाँ, अब देखिए, फ्रिक्शन है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, mv²/r है सेंट्रीफ्यूगल। गाड़ी का स्पीड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बोलो एक क्षण क्या होगा? तुम ही सोच के बोलो ना, अपने से बोलो, गाड़ी का स्पीड बढ़ाते जाए तो एक क्षण क्या होगा? बाहर फेंका जाएगा। बाहर फेंका जाएगा, एकदम ठीक बोला। तो अगर हम चाहते हैं कि गाड़ी सेफली टर्न कर जाए तो उसके लिए क्या करेंगे बोलो तो? उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि गाड़ी सेफली टर्न कर जाए? सर फ्रिक्शनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम होना चाहिए। बिल्कुल सही, उसमें हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। फॉर सेफ टर्न फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आप लोग पढ़ रखे हैं म्यू एन जिसको आप कहते हैं, वो या तो बड़ा या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए mv²/r को। अगर आप चाहते हैं कि आपका गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे सेफली टर्न कर जाए तो ये तभी पॉसिबल होगा, सेफली टर्न कर जाए ये तभी पॉसिबल होगा जब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू mv²/r से बड़ा या एटलीस्ट बराबर तो जरूर हो, क्योंकि अगर mv²/r बड़ा हुआ तो गाड़ी बाहर फेंका जाएगा। क्या बोलता, सही है? यस सर। फ्रिक्शन का मैक्सिमम होता है म्यू एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू mv²/r। फिगर देखो, नॉर्मल क्या mg के बराबर है?
mm cancel, so mu should be greater than or equals to v square by rg. गाड़ी के चक्के के नीचे का जो म्यू होना चाहिए वो v स्क्वायर बाई rg से बड़ा या एटलीस्ट बराबर तो जरूर होना चाहिए। गाड़ी के चक्के और रोड के बीच का जो म्यू है, जिसको आप म्यू कहते हैं, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कहते हैं, उसका वैल्यू v स्क्वायर बाई rg से बड़ा या कम से कम बराबर तो जरूर होना चाहिए। बढ़िया सर, अगर हम बोल दें कि नहीं हम म्यू 0.9 लेंगे तो हम बोलेंगे तब भाई तुमको स्पीड को कंट्रोल रखना होगा, स्पीड को कंट्रोल रखना होगा। म्यू आर जी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वी स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कह दो कि v शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी होना चाहिए। मतलब अगर चक्का और रोड के बीच का म्यू है 0.9 और तुम है ना गाड़ी घुमा रहे हो 20 मीटर के सर्कुलर रेडियस में, g का वैल्यू 10, तो आपका स्पीड, आपके गाड़ी का स्पीड रूट अंडर 0.9 इंटू 20 इंटू 10 से कम होना चाहिए। जीरो रूट अंडर म्यू आर जी से कम या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? बोलो बोलो, अगर स्पीड इससे ज्यादा हो गया, रूट अंडर म्यू आर जी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? सर गाड़ी फेंका जाएगा, गाड़ी बाहर फेंका जाएगा। गाड़ी किधर फेंकाएगा? बाहर सर्कुलर ट्रैक से। कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो सर, हाँ बोलो ना। सर इसका सर मतलब गाड़ी ट्रैक पे नहीं चलेगा, स्ट्रेट या फिर कहीं और चल जाएगा, सर्कल पे नहीं चलेगा। सर्कल पे नहीं चलेगा वो। अगर आप गाड़ी को स्पीड अप कर रहे होंगे ना, तो देखिए गाड़ी का एक्सेलरेटेड अगर रहता है तो एक और फोर्स लगता है टेंजेंट के डायरेक्शन में, इसलिए वो सीधा बाहर नहीं फेंकाता, वो टेंजेंशियली करके निकल जाता है। ठीक है, हाँ बोलो जी, क्या बोल रहे थे? सर ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों ले रहे हैं सर? ये नहीं समझ आ रहा है सर। क्या बोल रहे हो? नहीं समझे एकदम। ये फ्रिक्शन का जो आप कार का बोल रहे हो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के इक्वल है सर, वो नहीं समझ आ रहा। कहाँ लिखे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? इसमें बोल रहा है कुछ? हाँ सर, ये फ्रिक्शन सरकार। फ्रिक्शन कैसे सेंटर की तरफ लग रहा है ये बोल रहे हैं? हाँ सर, यही फ्रिक्शन जानते हो दो तरह से काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन में सोच में तुम पड़ गया ये ना कि यहाँ चक्का घूम रहा है सर, आगे भी फ्रिक्शन काम कर रहा है। बोलो सही है? यस सर, यही सोचे हैं। अरे यार तुम गाड़ी को एक्सेलरेट करने पे पड़ा है, हम गाड़ी को घुमाने पे पड़े हैं, दोनों का मोटो अलग अलग है। मोटो एक कर लो, मजा आ जाएगा। तुम इसको एक्सेलरेट क्यों कर रहा है कि सर इसका स्पीड बढ़ाइए? पहले इसको घुमा लेते हैं ना सर्कुलर मोशन में, यस सर, फिर स्पीड बढ़ाना ना। बिना फ्रिक्शन के गाड़ी का स्पीड नहीं बढ़ेगा। हम मान रहे हैं कि फ्रिक्शन उधर होगा, भाई उसको आगे धकेल रहा है, लेकिन हमको आज इससे काम नहीं, हमको इससे काम है जो उसको घुमा रहा है, जो उसको घुमा रहा है, जो उसको आगे नहीं बढ़ा रहा है, जो एक्सेलरेट कर रहा है, उससे हमको काम नहीं है। हमको काम है जो उसको घुमा रहा है। समझे? यस सर। कोई और किसी को डाउट? ठीक, याद रहना चाहिए म्यू का वैल्यू v स्क्वायर बाई आर जी से बड़ा या बराबर, या फिर तुम्हारा वेलोसिटी रूट अंडर म्यू आर जी से छोटा या बराबर, तब आपका गाड़ी सेफ टर्न होगा। अब देखो अगला, इंजीनियर लोग देखा कि अगर हम फ्रिक्शन का सहारा लेते हैं तो फ्रिक्शन क्या करता है ना कि वेयर एंड टियर क्रिएट कर देता है टायर में, मतलब टायर खराब होने लगता है। बोलो समझा? यस सर, टायर प्लेन हो जाता है। हाँ, और अगर गाड़ी का स्पीड बहुत ज्यादा रहे तो गाड़ी बाहर फेंका जाता है। तो उलो बोला कि रुकिए हम आपका एक तरीका दिखाते। देख रहा है सब? हाँ सर, इसको कहते हैं ट्रैक का बैंकिंग। ट्रैक को देखो बाहर से टेढ़ा बनाया गया, ऐसे बनाया गया ट्रैक, समझ रहे हो? यस, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक। बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ट्रैक को ही बैंक कर दिया गया। देखिए पिछले केस में फ्रिक्शन क्यों आ रहा था? क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा था।
बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता। इसको लिख लेना, इसको दिमाग में बैठा लेना, छाप लेना। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। 100% होगा, 200% होगा, 500% होगा। बिना सर्कुलर मोशन, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन नहीं होता। तो अब अगर इसको सर्कल में घुमाना है और आप बोल रहे हैं कि नहीं हम फ्रिक्शन इस बार यूज नहीं करेंगे घूमने के लिए, हम ही नहीं बोले फ्रिक्शन की चलाने के लिए यूज नहीं करेंगे। चलाने के लिए तो फ्रिक्शन चाहिए, तभी तो ही चलेगा, लेकिन घूमने के लिए हम यूज नहीं करेंगे। तो बोला ठीक है भाई, बैंकिंग को यूज करते हैं, ट्रैक को ही बाहर से उठा देते हैं। ट्रैक को उठाने से क्या फायदा हो जाता है कि बिना फ्रिक्शन के गाड़ी घूमता है। हम नहीं बोल रहे चलता है, बिना फ्रिक्शन के गाड़ी नहीं चल सकता, उसको चाहिए एक्सेलरेट होने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। आज उसकी बात नहीं हो रही है, आज इसकी बात हो रही है कि हम घुमाएंगे फ्रिक्शन की मदद से या बिना फ्रिक्शन के। तो फ्रिक्शन की मदद से कैसे घुमाएंगे, पिछला टॉपिक। इस टॉपिक में बिना फ्रिक्शन के कैसे घुमाएंगे, तो भाई ट्रैक को ही बैंक कर देंगे। सी दिस फिगर। जब आप इस ट्रैक को ऐसे बैंक करते हैं तो इसमें जो गाड़ी है, ये हेडलाइट है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, ओके, तुम्हारी तरफ आ रहा है। इस सर्कल का सेंटर यहां है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो सेंटर से बाहर की तरफ काम करता है सेंट्रीफ्यूगल, mv²/r। नीचे की तरफ mg है, ऊपर की तरफ नॉर्मल है। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा आएगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ओके। तो नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट n का cos थीटा लिखोगे और ये वाला कंपोनेंट n का sin थीटा। इज दिस क्लियर? यस सर। अब बताओ, इस बार सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? n sin थीटा। n sin थीटा यहां लिखा हुआ, शायद आपको देखने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा बढ़ा देते इधर। ये n sin थीटा प्ले कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल, और n cos थीटा बैलेंस कर रहा है mg को। क्या समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो फॉर सर्कुलर मोशन n sin थीटा बैलेंस करेगा mv²/r को, सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल, और n cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, करेक्ट ना? दोनों को डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो n से n कट जाएगा, तुमको मिलेगा m से m कट जाएगा, तुमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, ओके। पिछले केस में था म्यू इज इक्वल टू v²/rg, इस बार है tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। सर्कुलर मोशन में जब तुम व्हीकल का मोशन पड़ता है सर्कुलर टर्न के ऊपर, तो v²/rg का बहुत खास रोल है। क्या तुमको समझ में आ गया अभी तक? यस सर। पिछले केस में देखो, पिछले केस में देखो, पिछले केस में देखो, v²/rg को बैलेंस म्यू कर रहा था। इस केस में देखो, म्यू हटा दियो, तुम बिना फ्रिक्शन के गाड़ी घुमाना चाहते हो, तो v²/rg को बैलेंस करने के लिए तुमको ट्रैक को बैंक करना पड़ेगा, ट्रैक को बाहर से ऐसे उठाना पड़ेगा, तब जाके है ना v²/rg मैनेज होगा। इज दिस क्लियर? यस सर। तो प्रीवियस केस में म्यू क्या था, किसके बराबर था? v²/rg। v²/rg के बराबर था, उससे बड़ा था या छोटा था? सर उससे इक्वल है, उससे बड़ा। बिल्कुल सही, उससे बड़ा या उसके इक्वल। और अभी tan थीटा इक्वल है, बड़ा नहीं होना चाहिए, इक्वल है, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें अगर tan थीटा बड़ा हो या छोटा हो तो उसमें क्या क्या होगा? यहां से आ जाओ, वेलोसिटी है √rg tan थीटा, करेक्ट ना? यस। अब तुम्हारे गाड़ी का स्पीड, गाड़ी का स्पीड, हम लोग एक दो को गाड़ी पकड़ लेते, एक दो को गाड़ी पकड़ लेते, एक दो को मान ले, ये हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं कि ये वाला वैल्यू जो है वो 10 है, एक आइडिया। ये 10 से चल रहा है, ये वाला है ना 12 से चल रहा है, और ये पीछे में है तो मरा सा वाट से चल रहा है। जो 10 से चल रहा है
इसके बराबर चल रहा है जो, वो घूमने में फ्रिक्शन का सहारा नहीं ले रहा है, वो खाली अपने गाड़ी को आगे एक्सेलरेट करने में फ्रिक्शन का सहारा ले रहा है। जो 12 से चल रहा है वो ऊपर फिसलना चाहता है तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा है। बोलो समझा? यस। और जो 8 से चल रहा है वो नीचे फिसलना चाहता है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। समझे? यस। हाँ। अब आलोक बाबू आप एक बात समझिए, क्या हर गाड़ी के लिए आप tan थीटा बदल दीजिएगा? नहीं सर, एक बार रोड बनने के बाद बदलता थोड़ी है। तो गाड़ी को tan थीटा के हिसाब से भी मैनेज करना होगा, ना r बदलेगा, ना tan थीटा बदलेगा, ना g बदलेगा, गाड़ी को भी मैनेज करना होगा। अगर वो इस Yes. भी से चला, अगर वो इस भी से चला तो घूमने में फ्रिक्शन का सहारा नहीं लिया। अगर इससे ज्यादा से चला तो फ्रिक्शन का सहारा लिया, अगर इससे कम से चला तो भी फ्रिक्शन का सहारा लिया। बोलो समझा? यस। ये दोनों टॉपिक जो पिछला पढ़े रफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक और जो अभी पढ़े बैंकिंग, ये दोनों तुम्हारे स्कूल सिलेबस में है, सो बी केयरफुल। लेकिन जो आगे बताने जा रहे हैं वो स्कूल सिलेबस में नहीं है, प्योर कंपटीशन है, तो उसको हम लोग को एकदम है ना ट्रेडिशनल वे से लेके चलना होगा। फिगर वगैरह काम नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग अब काम आएगा। फिगर समझ लेगा, दिमाग। बोलो कुछ बोल रहे हो? सर यही सेम कंडीशन जो मेला में मौत का कुआं रहता है उसमें भी लगता है? बिल्कुल लगता है, एकदम लगता है। ठीक है, इसीलिए देखना स्पीड वो लोग बढ़ाते जाता है, ऊपर चढ़ते जाता है। करेक्ट है? यस सर। एकदम यही कॉन्सेप्ट लगता है। और उसका जो चक्का है ना, देखिएगा मौत का जो डेथ वेल बनाता है वो लोग, उसमें देखिएगा गोटी 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 जगह रहता है, वो एक्चुअली है ना तुमको फ्रिक्शन अच्छा प्रोवाइड करता है, तो उसका हेल्प करता है। हम अभी आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट तुम स्टार्ट कर रहे हो उसमें बैंकिंग भी है और रफनेस भी है, बैंकिंग भी है और रफनेस भी है। सो फिगर 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 पे ध्यान है, बहुत सारा है फिगर, हम लोग को फिगर फिगर पे देखता है। आप देख चुके हैं, डायग्राम समझिएगा इस बार। इधर कहीं सेंटर था, यहीं पे हल्का सा लिख देते हैं, तो सेंटर से बाहर की तरफ लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, mg का इधर वाला कंपोनेंट हो गया mg का cos थीटा, और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया mg का sin थीटा। ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। mv²/r का ऊपर वाला कंपोनेंट mv²/r का cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mv²/r का sin थीटा। चलिए आप यहां तक समझ लीजिए, आपको कंपोनेंट समझ में आ गया सारा फोर्सेस का? सबका क्लियर है कंपोनेंट्स? यस सर। अब देखो 3 केस, या तो आपका वेलोसिटी होगा रूट अंडर rg tan थीटा, तुम इस 3 के अलावा कुछ सोच सकोगे तो हमको बताना, या फिर आपका वेलोसिटी होगा रूट अंडर rg tan थीटा से बड़ा, या फिर आपका वेलोसिटी होगा रूट अंडर rg tan थीटा से छोटा। जब आप सर्कुलर ट्रैक पे गाड़ी लेके दौड़िएगा तो यही 3 में से ना कुछ होगा। यस हम आपको तीनों के समझा देते। कंपटीशन का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, सो बी केयरफुल, बहुत बड़ा बड़ा चीज आएगा, सो ध्यान से। सबसे पहला फर्स्ट केस ये कब आता है? देखो नीचे की तरफ है mg sin थीटा, ऊपर की तरफ है mv²/r। अगर आपका गाड़ी v इक्वल्स टू रूट अंडर rg tan थीटा से चल रहा है तो याद रखिएगा देयर इज नो यूज ऑफ फ्रिक्शन फॉर सर्कुलर टर्न। बोले नहीं सर, ये तो आप अपने से बोल दे रहे हैं सर,
हमको थोड़ा दिखा दीजिए कि सर्कुलर टर्न के लिए फ्रिक्शन का कोई सहारा नहीं लगेगा। देखिए फ्रिक्शन का सहारा आपको तब लेना पड़ेगा जब इन दोनों में से कोई एक बड़ा और दूसरा छोटा हो। अगर mg sin थीटा mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा को बराबर कर दे तो फ्रिक्शन का जरूरत पड़ेगा क्या? नो सर। नहीं। तो याद रखना, आप चेक करो ना, mg sin थीटा को आप mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा से इक्वेट करो। जब आप इक्वेट किए m से m कट गया, आर जी सबको इधर भेज दीजिए, आर जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो देख लो v का वैल्यू हो रहा रूट अंडर आर जी टैन थीटा। यस सर। मतलब अगर आपकी गाड़ी, अगर आपका व्हीकल रूट अंडर आर जी टैन थीटा से चलेगा तो mg साइन थीटा ही mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा को मैनेज कर देगा और बिना फ्रिक्शन के सहारा लिए बगैर आपका गाड़ी सर्कुलर टर्न पे घूम जाएगा। क्या मेरा ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। अब आओ केस 2 पे। अगर आपका वेलोसिटी रूट अंडर आर जी टैन थीटा से बड़ा है, हम केवल अब दो फोर्सेस ड्रॉ करेंगे, सब बना के कोई फायदा नहीं होता, आप पिछला फिगर देख ही चुके हैं। नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा। अपने से दिमाग दौड़ाओ, अगर वेलोसिटी तुम बढ़ाओगे तो गाड़ी ऊपर फिसलना चाहेगा या नीचे स्किड करना चाहेगा? ऊपर सर। ऊपर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर इस बार फ्रिक्शन नीचे लगेगा? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। In this case, car have tendency to slip upward parallel to incline. So friction act downward, down parallel to incline. इस केस में जो हमारा फ्रिक्शन है वो इंक्लाइन के पैरेलल नीचे की तरफ काम करेगा। अब आइए सेफ टर्न के लिए, फॉर सेफ टर्न सोचिए सेफ टर्न के लिए जो आपका mg sin थीटा और फ्रिक्शन का जो सम है, मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपका बड़ा या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा से। बोलो समझा? यस सर। सब कोई टेक योर टाइम, बहुत तेजी से पढ़ाई हो रहा है, टेक योर टाइम। mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम जो है वो mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा से बड़ा या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए। बोलो सही है? यस। अच्छा सुनना समझना, शुरुआत में mg sin थीटा और mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा बराबर था, तब 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तब। अब हम 10 से उसका स्पीड बढ़ा के 11 किए, तो जैसे ही ये 11 करेंगे ऊपर खींचने लगेगा तो फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा। यस। 12 किए फ्रिक्शन नीचे 2, 13 किए फ्रिक्शन नीचे 3, 14 किए, स्पीड बढ़ा रहे, गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहे, फ्रिक्शन बढ़ रहा। क्या फ्रिक्शन जिंदगी भर बढ़ते रहेगा? नो सर। कहीं ना कहीं तो जाके फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू को रीच कर जाएगा, उसके बाद भी अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा तो गाड़ी गया बाहर। समझा? यस।
तो इस केस में अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न, देखना बहुत ध्यान से, तो याद रखना mg sin थीटा लो, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लो और उसको आप mv स्क्वायर बाई r cos थीटा के साथ बराबर करो। ठीक है, mg sin थीटा, फ्रिक्शन मैक्सिमम मतलब म्यू एन, यहाँ पे mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। फिगर देखो, नॉर्मल बताओ। सर mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई r cos sin थीटा। वेरी गुड, आप वही गलती कर रहे हैं जो कॉमनली स्टूडेंट करता है, mg cos थीटा ही केवल लीजिएगा, इसको नहीं लीजिएगा। यस तो आपके पास वैल्यू हो गया mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा is equals to mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। अच्छा, इसमें लेफ्ट और राइट को गौर करो, क्या सब जगह m कैंसिल है? यस सर। मास 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 मास, हर जगह मास कैंसिल। मास कैंसिल करने से तुमको एक और आइडिया आना चाहिए कि कोई भी व्हीकल हो, चाहे वो ट्रक हो 1000 केजी का, या कोई बस हो, या कोई कार हो, या फिर कुछ और हो, हल्का फुल्का व्हीकल हो, सबके लिए कंडीशन एक ही होता है क्योंकि मास कैंसिल हो गया। सही है, इक्वेशन गौर कर लीजिए, सबको इक्वेशन को गौर कर लीजिए। इक्वेशन यहाँ पे क्या बना है देख लीजिए, g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा प्लस म्यू v स्क्वायर बाई r sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू, दूसरे साइड में है v स्क्वायर बाई r cos थीटा। सही है, यस सर। इन दोनों में से g कॉमन लो, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और इसको उठा के उधर ले जाओ, v स्क्वायर बाई r कॉमन लो, सबको देखते जाना, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आएगा। यस सर। पेज बदलना पड़ेगा, अब देख लो, g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा is equals to v square by r cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। v निकालना भाई, r को इधर भेज दे, r g sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, इसको नीचे भेज दो, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, ये सब v स्क्वायर के बराबर। तो आखिर v कितना है? v है आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, पावर है 1/2। इज दिस क्लियर? यस सर। ये उस कार का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ये उस कार का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जहां तक वो गाड़ी सेफली टर्न कर जाएगा। ये उस कार का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जहां तक गाड़ी सेफली टर्न कर जाएगा। अगर आप इससे ऊपर गए तो गाड़ी स्किड किया, यहां तक गाड़ी स्लिप नहीं करेगा। क्या मेरी बात तुमको समझ में आई? यस। इतना तक आपका गाड़ी स्लिप नहीं करेगा। अब देखिए, अगर हम तुमसे ये कहते, थर्ड केस, कि आपका वेलोसिटी रूट अंडर आर जी टैन थीटा से कम है। अच्छा, अगर ये वेलोसिटी रूट अंडर आर जी टैन थीटा से कम है तो
तो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है mg sin थीटा, ऊपर की तरफ काम कर रहा है mv स्क्वायर बाई r cos थीटा। गाड़ी का स्पीड घटाओगे, नीचे फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर। Yes, sir. क्या 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 सबको समझ में आया? यस सर। इस बार अगर हम स्पीड को कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं तो कौन सा फोर्स बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा? Friction. फ्रिक्शन। वेरी गुड, फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। ये चाहेगा कि गाड़ी स्लिप ना करे, ये चाहेगा गाड़ी नीचे स्लिप ना करे, इसलिए अपने आप को बढ़ाते जाएगा। लेकिन भाई उसका भी एक लिमिट है। तो अब उसी के हिसाब से थोड़ा एक कैलकुलेशन बनता है, कैलकुलेशन हम आपको दिखा दें। फॉर सेफ टर्न mg sin theta should be less than or equals to mv square by r cos theta and plus friction का maximum. In this case, we can find minimum velocity. अब देखिए पूरा कैलकुलेशन का, चलिए हम एक लाइन लिख ही देते हैं, हम क्या स्किप करेंगे, हम एक दो लाइन लिख ही देते हैं। ये आएगा mv स्क्वायर बाई r cos थीटा, फ्रिक्शन के लिए म्यू n आएगा और n के जगह पे फिर से वही बात होगा mg का cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। जब पूरा कैलकुलेशन करोगे, देखो जरा ट्रिक हम दिखाते हैं। यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा। cos sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, देखो देखो देखो, वेलोसिटी का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो होगा rg cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। यही वो था, क्या था? नहीं, Yes. ऐसा था। क्या था? cos थीटा प्लस Mu sin theta. और इस पूरे पे पावर है 1/2। ठीक है, तो ये मिनिमम वेलोसिटी है जहां तक गाड़ी नीचे स्लिप नहीं करेगा, और पिछला वाला मैक्सिमम वेलोसिटी है जहां तक गाड़ी ऊपर स्लिप नहीं करेगा। ये हमारा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जब वो ऊपर स्लिप ना करे, फ्रिक्शन नीचे लग के बैलेंस कर देगा, और ये है हम लोगों का मिनिमम वेलोसिटी जहां वो नीचे स्लिप ना करे, फ्रिक्शन ऊपर लग के बैलेंस कर देगा। समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। सो देखो, अगर भी तुम्हारा एग्जैक्टली आरजी tan थीटा, नो फ्रिक्शन यूज्ड फॉर सर्कुलर मोशन, अगर तुम्हारा वेलोसिटी rg tan थीटा से ज्यादा है तो याद रखना ये बॉडी है, फ्रिक्शन नीचे काम करेगा, करेक्ट ना? Yes. और अगर तुम्हारा भी rg tan थीटा से कम है तो याद रखना गाड़ी ऊपर नीचे स्लिप करना चाहेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। क्या बोलते हो, सही है? Yeah. फॉर सेफ टर्न ऑन, कहा? फॉर सेफ टर्न ऑन बैंक्ड रफ सर्कुलर ट्रैक, बैंकिंग भी है, रफनेस भी है। वेलोसिटी ranges from rg cos theta minus mu sin theta
बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा पावर 1/2 से लेके आर जी कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा पावर 1/2 तक। वहां से लेके गाड़ी यहां तक कोई भी स्पीड से चलाओ, फ्रिक्शन बचा लेगा। बोलो सही है? यहां से लेके यहां तक कोई भी स्पीड से चलाओ, फ्रिक्शन बचा लेगा। बोलो ठीक है? और अगर इतना से चलाएंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू 0 है। कहीं किसी को डाउट? कहीं किसी को डाउट? नो सर। फिर से कहीं किसी को डाउट? अब लिखेंगे तब से। नो सर। देखिए इसमें कहीं किसी को कोई डाउट? फर्स्ट केस में अगर इतने वेलोसिटी से जाएगा, देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन क्या रहेगा कि देखिए जी एक पर्टिकुलर ट्रैक है जो 36 किलोमीटर पर आवर से जो व्हीकल चलता है उसके लिए बैंक्ड है। तो आप समझ जाइएगा कि वेलोसिटी वहां 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बदल लेना, रेडियस यूज करके थीटा निकाल लेना, तुमको पता चल जाएगा कि उसका एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है। अब एंगल ऑफ बैंकिंग तो हर वेलोसिटी के लिए बदलेगा नहीं, तो उसको आप कांस्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। आप चाहे स्पीड बढ़ाइए घटाइए, वो थीटा वही रहेगा। ठीक है? यस। अब अगर आप स्पीड रूट अंडर आरजी tan थीटा से ज्यादा लेते, गाड़ी ऊपर स्लिप करना चाहता, फ्रिक्शन नीचे लगता, पूरा कंडीशन ऐसे चलता है। इस केस में हम लोग वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, दैट इज आरजी sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ठीक है? हम शायद लास्ट में फॉर्मूला जो लिखे वो गलत हो गया, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा था, और यहाँ क्या आया था? यहाँ भी हम गलत लिख दिए फॉर्मूला, यहाँ भी हम गलत लिख दिए फॉर्मूला। समझे? हम इसको काट देते हैं, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा आएगा। ओके, और नीचे ठीक है, ये भी चीज लास्ट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। देखो तुम में से बहुत कोई सोच रहा होगा कि सर रफ करके है ना, फिर से लिख दीजिए। अरे आपको पता होना चाहिए कि गलती यहाँ हो सकती है, इसलिए आप भी है ना अपना ध्यान रखिएगा। ओके? यस। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी कर देना साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक, तो ये सब था तुम्हारे सर्कुलर मोशन का पोर्शन, सारा खत्म। क्वेश्चंस बनाइए, जब डाउट होगा अगले दिन डिस्कस करेंगे।